Okay, very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Okay, आवाज़ वगैरह सही है ना? आवाज़ क्वालिटी वगैरह सब सही है? Everything is perfect. Shall we proceed? Yes, clear. Okay, so good morning all of you. तो आज मॉर्निंग का शुरुआत फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। कल आपका मैं बेसिक कंप्लीट कराया था, बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट। आज का सेशन भी वही 2.5 घंटे से 3 घंटे का रखेंगे। और बेसिक्स में मैंने आपको बताया कि किस तरह से एसी सर्किट के साथ खेलना है, आपसे क्या पूछ सकता है एसी सर्किट में। तो जब डीसी सर्किट की बात करो तो उसमें आपका या तो वोल्टेज पूछता था, या फिर करंट पूछता था, या फिर पावर पूछता था। वहाँ एक ही काइंड ऑफ पावर होता था। बट एसी सर्किट में आपको थोड़ा सा एक दो आइटम और बढ़ जाता है। वोल्टेज तो आप निकालते ही हो, करंट निकालते हो। पावर में आपका 3 टाइप का पावर हो जाएगा, एपरेंट, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। और उसके साथ साथ फेजर डायग्राम भी पूछ सकता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया फेजर। क्यों आता है? ऑब्वियसली कल हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे कि जे टर्म आने की वजह से, जो जे टर्म आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से जो जे टर्म आ रहा है उसकी वजह से वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल आ जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, साइनोसाइडल फंक्शन होने की वजह से वोल्टेज का जो फेजर, जो वोल्टेज हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट में, वो फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ क्या आ गया? मैग्नीट्यूड भी आ गया, एंगल भी आ गया, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ खेलना में सिखाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर से आप कैसे खेल सकते हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में कैसे आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। तो जैसे ही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कुछ एंगल आया, ऑब्वियसली फेजर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो यही एक्स्ट्रा फेजर का कॉन्सेप्ट जो है एसी सर्किट को थोड़ा सा टिपिकल बना देता है डीसी सर्किट से। अगर मैं ट्रांजिएंट हटा दूं, स्टेडी स्टेट की बात करूं, स्टेडी स्टेट में आपको जो भी सर्किट डीसी में मिलता है आप इजीली सॉल्व कर लेते हो। लेकिन वही अगर एसी सर्किट में अगर आपको स्टेडी स्टेट की बात करें तो वहां पे फेजर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। किस तरह से फेजर का यूज करके हम रेस्पॉन्स निकालते हैं, जिसमें वोल्टेज, करंट एंड पावर, और 3 काइंड ऑफ पावर होता है, एपरेंट, एक्टिव, रिएक्टिव। और उसके साथ साथ हम सबको एक दूसरे से रिलेट कर पाए फेजर डायग्राम के थ्रू, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, कितने एंगल पे है, वो सारा चीज। तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने के बाद एक ही क्वेश्चन कर ले पाया था, क्योंकि बेसिक कंप्लीट करना था। और एक क्वेश्चन लेने से, ये वाला क्वेश्चन था, उसी में बहुत सारा मैं क्वेश्चन कराया था। आपको ये GOC 1 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखो, अगर आप पेज पलटोगे अपना नोट्स में तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें दिख जाएंगे। पहले मैं पूरा पावर में टेलीगन्स थ्योरम को वेरीफाई कराया। उसके बाद फिर यहाँ रिप्लेस किया था J10 ओम को, अगर 10 + J10 अगर कर दे, J10 ओम मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, 10 ओम रेसिस्टेंस का हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं इंडक्टर के साथ। फिर उसके बाद कैसे क्या निकलेगा वो किया था। उसके बाद मैं बोला था आपको कि फेजर डायग्राम प्लॉट करो। तो फेजर डायग्राम मेरे हिसाब से 3-4 लोग ही हमारे पास, मतलब फेसबुक ग्रुप में हमें दिखाए फेजर डायग्राम। में देखा सबका सही था, कुछ अलग नहीं था, बाकी लोग सो रहे थे। तो सोना जो आदत हो गया आपको सोने का, या फिर आप बना लिए हो, हमें नहीं दिखाए हो, तो ठीक है, बना लिए हो, नहीं दिखाए हो, नो इशू। लेकिन अगर कोई नहीं अटेम्प्ट किया है होमवर्क, तो भाई आप गलत ट्रैक पे हो, ठीक है, आप गलत जा रहे हो। ये मत सोचो कि आप जियो ऑप्टिमस में 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपया दे दियो तो आपको अच्छा रैंक आ ही जाएगा, ऐसा दिमाग से हटा देना, ठीक है। कुछ एफर्ट आपको भी लगाना होगा, कुछ एफर्ट हम लगा रहे हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम एफर्ट आपका लगेगा। जब भी किसी का रैंक आता है, तो मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ उनका, तो मैं खुद बोलता हूँ कि किसी भी रैंकर का अगर रैंक आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो है इंस्टीट्यूट का 20% होना चाहिए। रेस्ट 80% उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से तैयारी किया है, किस तरह से एफर्ट लगाया है। तो टोटल का टोटल अराउंड 80% आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करो। लाइव सेशन का मतलब क्या होता है कि इंटरेक्टिव सेशन इसको बनाना, और इंटरेक्टिव सेशन में जितना ज़्यादा हो सके आप हमसे सवाल पूछ सकते हो रिलेटेड टू दैट टॉपिक। और जितना आप सवाल पूछोगे उतना ही आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। तभी तो लाइव सेशन का मजा है। वन साइडेड ही अगर करना होता तो रिकॉर्डेड सेशन, हमको लगता है कि 3 घंटे के सेशन को हम लोग रिकॉर्डेड में 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप देखते रहते। वन साइडेड नहीं करना, अपने को इंटरेक्टिव सेशन इसको बनाना है, और इंटरेक्टिव सेशन से जितना भी डिस्कशन पॉसिबल है वो सारा चीज हम लोग करेंगे। मेनली आप कंफ्यूजन कहाँ होगा आपको? पावर ट्रायंगल में, जो मैं कल अच्छे से डिस्कस कर दिया। जब आपके पास सोर्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो कंफ्यूजन होगा, कैसे हम जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जाए, या फिर टाइम डोमेन अप्रोच से जाए। तो उसके लिए मैं अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करके रखा हूँ, जो टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये मतलब रामबाण टाइप का क्वेश्चन है, वैसा कुछ नहीं है। 30 क्वेश्चन ऐसा है कि आपको टोटल का टोटल ऐसी सर्किट रिवाइज कर देगा, फर्स्ट थिंग। और दूसरा चीज, उस 30 क्वेश्चन को आप ये समझ सकते हो कि बिफोर एग्जाम को देख के जाना। मैं गारंटी लेता हूं,
मुझे ऐसा फील होता है कि अगर एग्जाम में आएगा तो उसी 30 क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, जिस तरह से पूछ रहा है वही क्वेश्चन आ सकता है एसी सर्किट में, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। ग्राफ थ्योरी ऑलरेडी रिमूव हो गया। तो कल हम लोग बेसिक सर्किट कंप्लीट करने के बाद, बेसिक सर्किट में क्या क्या मैं बताया है एक गो थ्रू करा देता हूं 2 मिनट में। पहले हम लोग देखें किस तरह से साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल फंक्शन को हम लोग फेजर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों फेजर में रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हमें टाइम के साथ जब हम फोटो खींचेंगे किसी भी सर्किट का तो उस टाइम में उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। तो उसको हम कैसे अब सॉल्व करें सर्किट को? हमेशा तो वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या किया, फेजर का कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें हम उसको एक मैग्नीट्यूड आइदर मैक्सिमम वैल्यू में या आरएमएस वैल्यू में एट एन एंगल ऑफ कुछ जो भी फेज शिफ्ट होगा उतना। सिर्फ साइनोसाइडल फंक्शन हो नो इशू, साइन को ले लो रेफरेंस। सिर्फ कोसाइनोसाइडल फंक्शन नो इशू, कॉस को ले लो रेफरेंस। दो हो साइन और कॉस तो साइन आपकी चॉइस है, आप साइन को लेना चाहते हो कॉस को, एक दूसरे को उसमें चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखें। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का देखें, ये सब बेसिक था। रूट आपका बनाने के लिए मैं ये सब लिया था, एक बार रूट बन जाएगा। अब देखो, अब जब नया क्वेश्चन हम लेंगे ना तो उसमें देखना वो रूट कितना काम आएगा। जो रूट मैं आपको 2 घंटा 2.5 घंटा में बताया वो रूट बहुत काम आने वाला है पूरे एसी सर्किट में, ठीक है। उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, फेजर डायग्राम ऑफ आरएल, आरसी, आरएलसी, सब खत्म हो चुका है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चन लेंगे देखना, कल मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इसका फेजर डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल कंडीशन है ना। आप सीरीज आरएलसी सर्किट, जो इंसान इसका फेजर डायग्राम बना लिया उसके लिए सीरीज और पैरेलल अलग अलग फेजर डायग्राम बनाना कौन सी बड़ी चीज है? बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? यहाँ पे आपका क्या है, ये सीरीज में एक दोनों के हो गया, उसके पैरेलल में ये, उन दोनों का कंबाइंड करके एक सीरीज में, मतलब नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल केस हो गया। अगर आप इसका फेजर डायग्राम बना पाते हो, बना लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सीरीज आरएलसी का फेजर डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी या पैरेलल आरएलसी का फेजर डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसीलिए मैं दिया था होमवर्क कि इसका फेजर डायग्राम बनाओ। 3-4 लोग हमें दिखाएं, बाकी लोग अगर बना लिए दैट इज वेल एंड गुड। एक बार मिला लो, मैं एक बार आपको गो थ्रू करा देता हूं, उसके बाद इसको ओमिट करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। कल के लेक्चर में, कल के सेशन में अगर कोई डाउट है तो अभी कमेंट कर दो, ठीक है। कमेंट कर दो ताकि मैं उसको पहले ले लूं और उसके बाद इसका फेजर डायग्राम बना के सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नो डाउट। ओके सचिन, चलो अच्छा है। कल पढ़े होगे, रिवीजन किए होगे, तो उस टाइम में कोई डाउट हो सकता है मे बी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नो डाउट। इंद्रनील घोष, फाइन, ठीक है। गुड मॉर्निंग अनुराधा, चलो ठीक है। तो देखो इसका फेजर डायग्राम देखो, आई थिंक बहुत कम लोग लाइव हैं, ऐसा कुछ है क्या? नो डाउट, नो डाउट। सुप्रिया, ठीक है। सुभाष, गुड मॉर्निंग, ओके। पूजा, नो डाउट, ठीक है। आज भी गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, देखो बॉयज़ पीछे रह रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं हो जाए कि रैंक गर्ल्स ही ला रही है, ध्यान रखना इस चीज़ का। हमारे लिए तो सभी स्टूडेंट ही हैं, लेकिन आप थोड़ा सोचो, क्योंकि कल भी मैं देख रहा था गर्ल्स लोग ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, बॉयज़ पीछे है, ठीक है। देखो अब स्टार्ट किए अब स्टार्ट किए कमेंट करना। एनीवे चलो ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं ना। 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद है ना आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इसी सर्किट में, फिर आपको लगेगा यार किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाए मैं तो कर जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आना जरूरी, भले ही फेल हो जाओ, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। सामने वाले का मतलब होता है ना कॉन्फिडेंस से ही हरा दिए, वैसा रखना है अपने को, ठीक है। तो ये देखो मैं एक रफ दे देता हूँ, पूरा मैग्नीट्यूड वगैरह मैं नहीं निकालूंगा, एक रफ दे देता हूँ कि देखो यहाँ जो करंट है ना ये 0 पे है, तो करंट जैसे ही आपको 0 पे मिल गया दैट मीन्स इसी को रेफरेंस लेना है। तो हम इसको रेफरेंस ले लिए, किसको? 1 एट एन एंगल ऑफ 0। मान लो ये हमारा क्या करंट था, आई था, तो इसको मैं आई माना, आई इज इक्वल टू 1 एट एन एंगल ऑफ 0। अब इसी के रिस्पेक्ट में सारा निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये VZ है, VZ है, और VZ जो है टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस RL सर्किट, यहाँ पे RL सर्किट है, ठीक है, और पूरा वोल्टेज ड्रॉप VZ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस है या सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस है, तो सीरीज RL सर्किट में ये VZ है। इसका मतलब क्या है कि VZ निकालने से पहले हमको यहाँ का VR स्मॉल r, मान लो यहाँ पे स्मॉल r है इसके अक्रॉस वोल्टेज, और यहाँ पे जो इंडक्टर है उसमें VL है, और कहीं इंडक्टर नहीं है, नो इशू, हम VL ले लेंगे। तो VR जो स्मॉल r होगा वो I मल्टीप्लाइड बाई 10 सेम फेज में आएगा। तो स्मॉल r जो आपका मिल रहा है, मैग्नीट्यूड छोड़ दो, मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे, VR, ठीक है। ये VR कौन सा है? 10 ओम के अक्रॉस, जो करंट के सेम फेज में होगा। इंडक्टर की बात करें
देखो इंडक्टर में प्योरली इंडक्टर जब होता है और उसमें कोई भी करंट फ्लो कर रहा है और उसके अक्रॉस मान लो वोल्टेज है VL, तो यहां पे करंट क्या होता है, लैग करता है इंडक्टर का जो वोल्टेज है बाय 90 डिग्री, प्योरली इंडक्टर है बाय 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री। तो अगर करंट इधर है तो वोल्टेज किधर होगा, ऑब्वियसली इधर होगा, दिस इज VL। तो इस तरह से आपको सोचना है। तो VR और VL। अब नेट फेजर आपका VZ देखो, VZ इज इक्वल टू VR प्लस VL है। डायरेक्ट है क्या, नहीं सर, आपने बोला कोई भी चीज ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, वो फेजर के फॉर्म में होगा, मतलब कि एंगल भी आएगा। तो यहां देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उससे हम नेट वोल्टेज जो निकालेंगे VZ, मान लो ये VZ है, ठीक है, ठीक है। अब देखो VZ और I के बीच का एंगल कुछ होगा थीटा। क्या ये इनपुट पावर फैक्टर के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। ये बोल सकते हैं कि ये जो लोड है RL लोड है जिसका वैल्यू कितना है 10 प्लस J10, और 10 प्लस J10 के अक्रॉस जो आपको लोड का जो पावर फैक्टर होगा वो एंगल आप बता सकते हो, लेकिन ये इनपुट पावर फैक्टर के बराबर नहीं होगा, फर्स्ट थिंग है ना। तो इस तरह का कुछ आया। अब यहां देखने से हम बता सकते हैं कि ये कितना एंगल होगा, आप बता सकते हो क्या, हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। ये 1 एंगल ऑफ 0 है, VZ बिना निकाले हुए हम बता सकते हैं, क्योंकि यहां देखो यहां 10 प्लस J10 है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दैट मीन्स कि ये इक्वली कट करेगा। तो इक्वली कट करेगा तो मे बी ये 45 डिग्री, करेक्ट मी अगर हम गलत है तो, ठीक है, ये 45 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, tan इनवर्स 1/1, हाँ 45 डिग्री, क्लियर। तो इस तरह से हम इसका तो बना दिए। अब देखो VZ जिधर है वही तो वोल्टेज ड्रॉप यहां पे होगा VZ, और यहां भी VZ है तो IR VZ के सेम फेज में आएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट है, इसमें कोई भी इंडक्टर और कैपेसिटर इस नेटवर्क में नहीं आ रहा है। तो VZ जिस फेज में उसी फेजर में आपका क्या हो गया IR। अब IR की मैग्नीट्यूड कितनी होगी वो बात की बात है, हम सिर्फ IR जो बनाएंगे वो सेम फेज में बनाएंगे, यहां पे ये हमारा IR हो गया। अब देखो IR और I, ये जो I है IR और I का जब आप यहां KCL लगाते हो तो I नेट आपको मिलता है। तो I नेट इज इक्वल टू, जो मैं लिखा था कल भी लिखा था, I नेट इज इक्वल टू आपका क्या था IR प्लस I। और ये कैसा होगा, तो कोई भी ऐसे सर्किट में ध्यान रखना फेजर एडिशन होता है, ये फेजर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फेजर एडिशन दैट मींस कि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 2 + 3 = 5, यहां हमको देखना होगा। तो IR और ये आपका I है, IR की वैल्यू आप निकाल लोगे, I की वैल्यू 1 एंगल ऑफ 0 है और ये दोनों के बीच का एंगल 45 है, तो आप नेट करंट भी निकाल सकते हो, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ फेजर डायग्राम बना रहे हैं। तो ये आपका हम मान लेते हैं नेट जो करंट है वो कुछ ऐसा है, दिस इज I नेट, ठीक है। I नेट आपको पता चल गया, ये I नेट है, I नेट मल्टीप्लाइड बाई -J10 ओम विल गिव यू द VC, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। अब बताओ ये प्योरली कैपेसिटिव है, वहां पे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता है, आपने बोला सर 90 डिग्री, करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। तो I नेट अगर लीड कर रहा है VC से बाय 90, I नेट आपको मालूम है इधर है तो VC किधर जाएगा, तो ऑब्वियसली VC यहां आएगा, ठीक है। अब देखो ये नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू VC प्लस VZ, क्योंकि VZ क्या है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, इसका इक्विवेलेंट ले लो तब भी VZ ही आएगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो VC प्लस VZ का फेजर एडिशन विल गिव यू द टोटल वोल्टेज। VC किधर है, यहां पे है, VZ कहां पे है, यहां पे है। अब इस दोनों का नेट फेजर जो बनेगा, जहां भी बने इस दोनों का नेट फेजर आप कहीं भी बना सकते हो, ये जरूरी नहीं इसी लाइन में आए, वो डिपेंड करता है कितना एंगल होगा उस पे, उस हिसाब से आपको नेट फेजर भी मिल जाएगा। मैं नहीं बना रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। VZ का कुछ मैग्नीट्यूड है, एंगल मालूम है, उसी तरह से VC का कुछ मैग्नीट्यूड है, एंगल मालूम होगा आपको, ठीक है। और उस हिसाब से जब आप इसका VZ और VC का नेट लोगे तो ये ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है उस पर, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। तो VZ और VC का नेट फेजर आपका कुछ इसी के बीच में कहीं पे आने वाला है, कहीं भी आ जाएगा, क्लियर। तो ये पूरा फेजर था जो सेकेंड क्वेश्चन। तो फेजर डायग्राम प्लॉट करना, नो सर आपने VZ के पैरेलल बना दिया, क्या VZ के पैरेलल बना दिया, VZ और IR दोनों सेम फेज में है ना, क्या पैरेलल में बना दिया, इन दिस क्वेश्चन करंट थ्रू रेजिस्टर इज कॉम्प्लेक्स वैल्यू, करंट थ्रू इंडक्टर ब्रांच इज रियल वैल्यू फॉर प्रैक्टिकल रियल टाइम। हाँ सर्किट पॉसिबल है,
सर्किट पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। देखो केसीएल केवीएल सब जगह वैलिड है ना, तो ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर आप वोल्टेज को V एट एन एंगल ऑफ -26.57 रखते हो तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे यूनिटी ये करंट जो होगा वो एंगल 0 पे आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज आपका कितना शिफ्टेड है। सप्लाई वोल्टेज अगर शिफ्टेड है, ये शायद मैं पहले वाला सवाल लिया है या सेकंड केस में जो भी V का एंगल आता है, अगर आप उतना रखते हो ना तो यहाँ पे आपको 1 एट एन एंगल ऑफ 0 मिलेगा। तो वैलिड है, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि केसीएल केवीएल के यूज करके ही हमने सर्किट को बनाया है, ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप ऐसा प्रैक्टिकली कह रहे हो कि पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। आई 0 एंगल पे कब हो सकता है? जब वीजेड कुछ आपका लीड करेगा, कितना से? 45 से, ठीक है। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, ये मत सोचो कि ये लैगिंग लोड दिख रहा है हमको मतलब करंट कुछ फेज में होना चाहिए। अरे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट लैग कर रहा है, ये समझो। तो ये जो आपका लैगिंग लोड है, ये आप देखो इसमें करंट लैग ही कर रहा है, किसके? विथ रिस्पेक्ट टू वीजेड। ये इसीलिए तो मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेसी बताया कि आप जो शुरू से एक दिमाग में आ गया है ना कि वोल्टेज को 0 पे ले लो, करंट को लैग करा दो, हो गया हमारा फेजर। नहीं, करंट को भी 0 लेके वोल्टेज को हम लीड करा सकते हैं। एक दूसरे के रेफरेंस में चेंज हो रहा है। अब बताओ ये चीज ऐसा है, अब मैं बोलता हूं आपके हिसाब से कि 1 एट एन एंगल ऑफ 0 नहीं लेंगे हम। क्यों ले? हम वीजेड को एट एन एंगल ऑफ रेफरेंस मान ले तो ऑब्वियसली करंट आपका -45 पे चला आया, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सबका जो डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस, वो चेंज नहीं होना चाहिए। एंगल आप कुछ भी ले लो, कोई इशू नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है, कि इसको 0 लें या इसको 0 लें, किसी को भी पूछ लो, ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो जिसका एंगल बन रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये। तो यहां मैं 1 एट एन एंगल ऑफ 0 लिया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं समझो कि आरएल लोड में ऐसा कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? हम तो कुछ भी मान सकते हैं ना, क्योंकि हमारा यहां इनपुट वोल्टेज कुछ शिफ्टेड मिल रहा है। तो इनपुट वोल्टेज अगर 0 पे होगा तब ये 1 एट एन एंगल ऑफ 0 पे होगा कि नहीं, वो बात की बात है। वो भी पॉसिबल है जब यहां J10 ओम था, पहला वाला केस देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो था जिसमें J10 ओम लिए थे, यहां भी आपका V एट एन एंगल ऑफ 0 था और यहां भी 1 एट एन एंगल ऑफ 0 था। तो हर चीज पॉसिबल है, जो निकल रहा है केसीएल केवीएल से वो पॉसिबल है। क्लियर? तो ऐसा कुछ आपका फेजर डायग्राम था। ऐसा फेजर डायग्राम जनरली आप बुक में नहीं देखोगे। तो जी ऑप्टिमस लिए हो तो फायदा तो यही है ना कि किसी भी क्वेश्चन को लो, उसमें आप वोल्टेज भी निकालो, करंट भी निकालो, पावर भी निकालो, टेलीगेंस थ्योरम को वेरीफाई करो, लास्ट में फेजर डायग्राम बनाओ। हर एक क्वेश्चन में करो। क्यों? जरूरी थोड़ी ना है कि हमसे एक चीज पूछा रिस्पॉन्स वो निकाल के चलो भैया खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन करना अपने को। क्यों? क्योंकि अब एमएसक्यू आ गया है, तो एक क्वेश्चन में 2 आंसर भी निकालने को बोल सकता है, 3 आंसर भी निकालने को बोल सकता है। तो हम अभी से अगर प्रैक्टिस करें इस चीज का तो ऑब्वियसली ज्यादा क्या पूछेगा? वोल्टेज, करंट, पावर, यही तो पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्या पूछेगा? हार्डली आपसे ये भी पूछ सकता है एंगल बिटवीन वीजेड एंड वी विल बी व्हाट। तो वीजेड का आपको मालूम है, वी कहीं आएगा, उसके बीच का एंगल निकालना है। वो तब निकाल पाओगे जब आप फेजर डायग्राम को अच्छे से प्लॉट कर पाओ, फेजर डायग्राम को समझ पाओ। और फेजर डायग्राम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है सबका वैल्यू निकाल लो, केवीएल से, ओम्स लॉ से, केसीएल से, और उस हिसाब से आप जिसको रेफरेंस यहां लिया उसी को लेके फट 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 सब बना दो। इसमें क्या है? आपको बनाना सिखा दिया कि किसी भी फेजर का कैसे फेजर डायग्राम बनाते हैं। रेफरेंस से अगर 5 पॉजिटिव है रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज, 5 नेगेटिव है रोटेट कर दो क्लॉकवाइज। कहां से? रेफरेंस से। और वही करके मैं बना दिया पूरा। ठीक है। इन द वीजेड इन फेज है, IR इन वीजेड इन फेज है, मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ेगा थोड़ा। हाँ, मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ेगा। दोनों सेम क्यों है? देखो ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ये वाला के अक्रॉस हम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ जो वोल्टेज है और यहाँ जो करंट है दोनों सेम फेज में होगा, क्योंकि प्योरली रेजिस्टेंस है। यहाँ प्योरली रेजिस्टेंस नहीं था, इसीलिए वीजेड और करंट के बीच का एंगल डिफरेंट आया। लेकिन करंट और ये स्मॉल वी आर, यहाँ देखो दोनों सेम में है, करंट एंड स्मॉल वी आर दोनों सेम फेज में, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को ही सिर्फ ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज को है ना ध्यान में रखो, और छोटी छोटी चीज से ही कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। कुछ वही आता है एग्जाम में। हमेशा आप देखना, पिछला कोई भी गेट का क्वेश्चन उठा के देख लो, एसी सर्किट का स्पेशली उठा के देख लो, हम जो करा रहे हैं ना उससे अलग कुछ भी नहीं पूछता है, सेम चीज पूछेगा। यहाँ पे आपसे जो मैं कल बोला था इनपुट पावर फैक्टर पूछ सकता है, उसके लिए 2 मेथड है, या तो आप वोल्टेज निकाल लो, करंट निकाल लो, उन दोनों के बीच का एंगल देख लो, या फिर पावर जो ट्रायंगल जो मैं बताया था पावर ट्रायंगल से चले जाओ। तो ये सब मैं बता रहा हूं इसलिए कि एक ही क्वेश्चन में जब आप खेलना सीख लोगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज निकालना सीख लोगे, तो वही क्वेश्चन से रिलेशन तो आपको रहेगा मेन एग्जाम में। ऐसा तो नहीं होगा कुछ अलग दे देगा।
एलिमेंट वही रहने वाले हैं, आर एल सी का कॉम्बिनेशन, अलग तो कुछ नहीं आएगा। उसी में आपको घुमाएंगे तो वो आपका डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, जिसके लिए हम 30 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्लियर एवरीवन? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें, ठीक है। तो मिला लीजिएगा, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको सीरियसली लिया करो, ठीक है। सीरियसली लो, जरूरी नहीं है हमें बताने का, लेकिन एटलीस्ट बना लो, अपने अपने एंड पे बना लो, खुद को चीट मत करो, ठीक है। खुद को चीट करना फिर मतलब का नहीं है, फिर क्या करोगे। हमारा तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा, हमारी चिंता मत करो, ठीक है। रैंक वही लाता है जो खुद की चिंता करता है। जी ऑप्टिमस लेने के बाद आप में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, सिग्नल पढ़ने के बाद, नेटवर्क पढ़ने के बाद इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, थोड़ा बूस्ट हुआ कि नहीं, अंदर से लग रहा है कि नहीं यहाँ नेटवर्क सोल्व कर सकते हैं या सिग्नल सोल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है मतलब सही ट्रैक पे हो। और उसके बाद पैरेलली रिवीजन का भी प्लान करना। ऐसा मत सोचना कि सिग्नल हो गया आप छोड़ो, अब क्या कर रहा है, अभी मेन एग्जाम खत्म नहीं हुआ, मेन एग्जाम खत्म नहीं हुआ, मेन एग्जाम आपका फेब में है। तो सिग्नल जो पढ़े हो उस टाइम में जो समझ में आया है उसका रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी नेटवर्क पढ़ रहे हो। रियल टाइम में मत चलो। कॉजल नॉन कॉजल में डिफरेंस मालूम है? मालूम ही होगा ऑब्वियसली, चंदन सर तो पढ़ाए होंगे। तो कौन सा सिस्टम तुम बनना चाहते हो वो देख लो, कॉजल सिस्टम बनना चाहते हो या नॉन कॉजल, ठीक है। सिर्फ रियल टाइम में अपने को नहीं रहना, पीछे जो है ना क्या पढ़ रहे हैं उसका भी हमको रिवीजन करना है। चलिए, मुझे नॉन कॉजल बनना है, मतलब समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन तो मैं कराता ही नहीं हूँ, टफ बोल के मैं क्यों डराऊँ आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन आई एम श्योर बहुत लोग गलती करेंगे इसमें, तो गलती हम करने के लिए जी ऑप्टिमस लिए हैं, लेकिन फेब में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम गलती नहीं करेंगे। अभी हम गलती कर लेंगे नो इशू, लेकिन फेब में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम गलती नहीं करेंगे। आप कुछ भी बोल लो। वन हेनरी का इंडक्टर है, 1 फराड का कैपेसिटर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो ऑब्वियसली 100 पाई है, मतलब कि हर्ट्ज में अगर देखें तो 50 हर्ट्ज है ना, ऐसा कुछ है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ 10 ओम है, ये आपका 2 ओम है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, इफ वी आर इज इक्वल टू 10 वोल्ट, वी आर कितना है 10 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर इज 10 वोल्ट, एंड वी सी इज इक्वल टू 8 sin 40। वीसी कितना है, यहाँ जो वीसी है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 8 sin 40 है, ठीक है। ये दो चीज है, ठीक है। तो इसमें पहला आपको क्या निकालना है, फाइंड VL, और दूसरा पावर डिलीवर्ड बाय 5 एम्पियर करंट सोर्स, ठीक है। बनाइए बनाइए, मैं हट जाता हूँ नहीं तो बोले सर थोड़ा हटिए ना, लीजिए मैं हट गया, बनाइए इसको।
5 मिनट, 5 मिनट के बाद फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाई एस ए मत समझ लेना, 5 एम्पियर है, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाई एस ए करेंट सोर्स 5 है वो लिखा हुआ। ये सर्किट किसी भी बड़ा सर्किट का पार्ट है, ये मैं लिखाना छोड़ दिया था कि अ पार्ट ऑफ बिग सर्किट इज कंसीडर्ड हियर। ये स्मॉल सर्किट है, किसी किसी बड़ा सर्किट का पार्ट है। ये मत देख लेना कि भाई ये तो क्लोज है ही नहीं, कहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। किसी एक बड़ा सर्किट का एक पार्ट मैं लिया हूँ कहीं का, और उसके बाद उसमें क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद निकालना। ये जो भी एक बार में आंसर निकाल लिया ना, उसका मैं समझ जाऊंगा कि उसका बेसिक क्लियर है। एक बार में आंसर निकलना चाहिए, बाद में नहीं कि नहीं सर गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एक बार में। विशाल -128 sin 40। मेरे को आंसर नहीं मालूम यार, क्रिएटिव क्वेश्चन है, मैं सॉल्व इसको दूसरे तरीके से किया था, फिर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम, आप लोग जो बताओगे मैं वो बिलीव कर लूँगा, ठीक है। शुक्रिया, -128 sin 40। इंद्रनील, सबका वही आ रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। दीपक 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 एक बार चेक करो, यह दीपक का भी सही हो सकता है, वो हम निकालेंगे तो समझ में आएगा, दीपक का भी सही हो सकता है। प्लस माइनस में मात खाओगे, बस इतना ही है। सही किसका है एक बार चेक कर लो, मेरे को आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है, वो मैं सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपका चल रहा है, जो लोग बनाए होंगे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि इसमें बहुत सारा चीज़ आपका चल रहा है। पूजा प्लस में ला रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ चल रहा है कि नहीं, इस क्वेश्चन में आप जब सॉल्व किए हो तो बहुत सारा चीज़ आपका टेस्ट हुआ कि नहीं। प्लस में आ रहा है, अच्छा ठीक है, देख लेंगे देख लेंगे। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है या प्लस साइन होता है, चेक करो जरा। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का पोलैरिटी चेक करो, तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। विनोद -128। चलो जो लोग पहले बना चुके हैं 128 या -128 वो आगे बढ़े, ठीक है, वो आगे बढ़े, आगे बढ़े। पावर डिलीवर्ड बाय 5 एम्पियर करंट सोर्स निकाले। मैं सीधे पावर बोला हूँ, मतलब हम बात कर रहे हैं टोटल एपरेंट पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका यूनिट नहीं दिया हुआ है दैट मीन्स कि टोटल पावर की बात हो रही है, एपरेंट पावर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं लिख ही देता हूँ ना, एपरेंट पावर है, ठीक है। यहाँ पे जो है दिस इज एपरेंट, एपरेंट पावर। चलिए सेकंड पे आइए, सेकंड पे आइए, 2 मिनट और देता हूँ, सेकंड पे आइए। एक चीज़ गलती हो गई हमारे से बनाने में, देखो जब वी सी इज इक्वल टू 8 sin 40 है तो ओमेगा 100 पाई कैसे ले सकते हो, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर भी ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई जो मैं लिख दिया था ना, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, वो नहीं हो सकता ना। देखो वी सी आपका 8 sin 40 है, 8 sin 40 मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 4 है।
हो जाता है, क्रिएटिव क्वेश्चन बनाने में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, नो वरी। ठीक है, सब 40 में आ रहा है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम सबको आ रहा है 128, 40 तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, उसमें प्लस माइनस का लोचा है, किसी का माइनस आ रहा है, किसी का प्लस आ रहा है, वो हम लोग चेक कर लेंगे कि किसका क्या गलती आ रहा है, खुद ही समझ में आपको आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। प्रणव का माइनस में आ गया, ठीक है। सर नोड पार्ट ऑफ सर्किट है या ग्राउंडेड है? पार्ट ऑफ सर्किट मैं पहले ही बोल दिया ना दीपक, वो मैं लिखवाया नहीं हूं कि किसी भी बड़ा सर्किट का ये पार्ट है, ठीक है, जिसमें एक नोड है और वहां पे आप केसीएल लगा रहे हो, दैट्स इट। हाँ सचिन, चलो ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी आपका ऑलरेडी ओमेगा इज इक्वल टू 418 पर सेकेंड दिया हुआ है, तो अलग से 100 पाई देने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी, किसी का सेकेंड का आया क्या आंसर? सेकेंड में ही लटकोगे? चलो ठीक है, प्लस माइनस 120 है, साइन 40 है, तो मैं समझ गया कि या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, वो अभी सोल्व करेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है ना, वो अभी सोल्व करेंगे तो दिख जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली माइनस होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन देखते हैं देखते हैं, बनाएंगे तो समझ में आएगा। सेकेंड निकालो, सेकेंड अपेरेंट पावर डिलीवर्ड बाय 5 एम्पियर करंट सोर्स, कितना पावर डिलीवर हो रहा है? सेकेंड में लटक गए? कंफ्यूजन हो रहा है सर को कि सर 5 एम्पियर वोल्टेज करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज तो दिया नहीं है, तो अपेरेंट पावर निकलेगा कैसे? पहला तो ये कन्फ्यूजन है। आई थिंक यही कन्फ्यूजन होगा, इससे ज़्यादा क्या कन्फ्यूजन होगा। हालांकि क्वेश्चन मैं बस इतना ही बनाया था, जब क्रिएटिव क्वेश्चन बनाया था ना, तो बस इतना ही बनाया था, ये अभी मैं ऐड कर दिया हूँ, ठीक है, अपने मन से ऐड कर दिया अभी लाइव। देखते हैं देखते हैं, नहीं हो रहा है सर सेकंड, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, इसी के लिए तो हम हैं। किसी का निकला क्या सेकंड? अच्छा कुछ तो हिंट दे दो, हमें भी फ़ायदा हो जाएगा, कुछ हिंट दे दो हमें। हो सकता है ये क्वेश्चन जो मैं सेकंड बनाया वो गलत हो, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अभी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। चलो, केवीएल लगा के वोल्टेज केवीएल लगा के वोल्टेज निकालोगे? केवीएल कैसे नहीं लगाओगे यहाँ पे, क्लोज लूप थोड़ी ना है। और ये नोड वोल्टेज, ये नोड वोल्टेज पता है क्या? जब ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये तीनों नहीं पता है, तो कैसे करोगे? केवीएल लगा कैसे करोगे? चलो प्लस माइनस 128 हो गया पहला, डाटा इनसफिशियंट मोहित मौर्य, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, डाटा इनसफिशियंट की पॉसिबिलिटी है। मैं अप्रोच चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अप्रोच कैसे किए हो, अप्रोच एक बार लिखो कि अप्रोच कैसे किए हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जस्ट मेरे ध्यान में आया, तो मैं सोचा चलो इसको इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं इसमें, है ना। तो पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन सही है या गलत है। गलत तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ, क्वेश्चन में डेटा इनसफिशियंट एक पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर इसका आंसर आएगा, या फिर इसका आंसर आएगा। पार्ट ऑफ सर्किट है तो टेलीगेंस भी नहीं लगा सकते? अच्छा ठीक है, पार्ट ऑफ सर्किट में टेलीगेंस नहीं लगता है? अच्छा, ऐसा क्या? पार्ट ऑफ सर्किट में टेलीगेंस नहीं लगेगा? हम्म, ऐसा होता है क्या? कहीं पे लगेगा कहीं पे नहीं लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा क्या? हम्म,
चलो ये एक क्वेश्चनेबल है, पार्ट ऑफ सर्किट में इंटेलिजेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? पार्ट ऑफ सर्किट है तो इंटेलिजेंस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बताओगे जरा। हमें बताओ ना, डिस्कस करो ना। पार्ट ऑफ सर्किट है तो इंटेलिजेंस नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? ये दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। ठीक है, बताओ। एक ऊपर वाला सर्किट है, ये डीसी सर्किट है। एक ऊपर वाला सर्किट है, एक नीचे वाला सर्किट है। ठीक है, किसमें इंटेलिजेंस लगेगा, किसमें नहीं लगेगा? अरे डायमंड रिंग दे रहे हो क्या राहुल? कोई फायदा नहीं है सबका, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो बताओ। ये पहला एक सर्किट है जिसमें 2 एम्पियर करंट सोर्स है लगा हुआ। डीसी सर्किट लिया हूँ, एसी में कन्वर्ट मत करो अभी, ठीक है? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है। इधर 1 एम्पियर जा रहा है, इधर 1 एम्पियर जा रहा है, ये पार्ट ऑफ सर्किट है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो एक ऐसा केस है। दूसरा, ये 2 एम्पियर का इधर करंट सोर्स लगा हुआ है, 1 एम्पियर वहाँ उधर से कहीं से आ रहा है, उधर से आ रहा है, तो ऑब्वियसली इधर जो जाएगा वो 3 एम्पियर जाएगा, ऑब्वियसली 3 एम्पियर जाएगा, है ना? ऐसा कुछ होगा। तो क्या, किस में हम इंटेलिजेंस लगा सकते हैं? इंटेलिजेंस पहले में, दूसरे में इंटेलिजेंस थ्योरम पॉसिबल है कि नहीं, ये बताओ। क्वेश्चनेबल है क्वेश्चन, या डिबेटेबल बोल सकते हो। अरे बताओ भाई। पहला एक केस में लिया हूं, एक दूसरा केस लिया हूं। दोनों में नहीं लगा सकते? अच्छा, ठीक है, चलो मान लिया। सोचना इस पे, सोचना इस पे। कंजर्वेशन ऑफ पावर इज नॉट अप्लाइड इन पोर्शन और पार्ट ऑफ सर्किट, देयर मस्ट बी होल सर्किट। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मज़ा आ रहा है हमें। ये 2 एम्पियर हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया। मैं बता रहा हूँ इधर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इधर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इधर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इधर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो ये आपका 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और ये आपका 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और ये 1 ओम है। तो ये जो 1 एम्पियर जो फ्लो कर रहा है इस दोनों में, वो सिर्फ और सिर्फ इस करंट सोर्स की वजह से ही फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ऑल्दो ये पार्ट ऑफ सर्किट है, मैं मान लिया इस चीज़ को, और भी इसमें नेटवर्क लगे होंगे, और भी आपके वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स हो सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकते हैं। लेकिन आप मुझे बस इतना बताओ कि ये जो 1 एम्पियर है और ये जो 1 एम्पियर है, ये सिर्फ और सिर्फ इस करंट सोर्स की वजह से। ऐसा नहीं है कि कुछ और भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ इस करंट सोर्स की वजह से। क्यों? केसीएल यहाँ लगाइए, 2 एम्पियर अगर इंटर कर रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, दैट मीन्स कि ये करंट सोर्स का करंट जो है वो दोनों में डिवाइड हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये केस देखो, इस केस में 2 एम्पियर करंट सोर्स आपको 2 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहा है, मान लिया। लेकिन यहाँ पे 1 एम्पियर कुछ अलग एक्सटर्नल सोर्स है, कोई एक्सटर्नल सोर्स है जो 1 एम्पियर इसको दे रहा है, और ये दोनों मिलकर 3 एम्पियर। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो 2 एम्पियर करंट सोर्स है, वो टोटल का टोटल इन दोनों को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा 1 एम्पियर भी है जो कहीं और एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा होगा। तो ये सेकेंड केस हुआ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं भी मतलब डाउटफुल हूं या क्या है वो तो देखूंगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2 एम्पियर करंट सोर्स, अगर आपका 1 एम्पियर दे रहा है, इसकी इस करंट सोर्स की वजह से इसमें और इसमें करंट जा रहा है। यहाँ पे 2 एम्पियर करंट सोर्स है, लेकिन ये जो 1 एम्पियर है ये एक्सटर्नल कहीं सोर्स से होगा, पार्ट ऑफ सर्किट में कहीं और वोल्टेज सोर्स लग सकता है, करंट सोर्स लग सकता है, या डिपेंडेंट सोर्स लग सकता है। उसमें केसीएल अप्लाई यहाँ पे करके 1 एम्पियर आप निकाले होगे। तो यहाँ हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो 1 ओम पावर, 1 ओम के अक्रॉस पावर है या 1 ओम के अक्रॉस पावर है, वो टोटल का टोटल पावर यही डिलीवर कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते। लेकिन ऊपर वाले में हम क्यों नहीं कह सकते? आप एक बार आंसर दो हमें कि यहाँ पे देखो 2 एम्पियर करंट सोर्स है, 1 एम्पियर आपका इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया, दैट मीन्स कि यही 2 एम्पियर करंट सोर्स तो रिस्पॉन्सिबल हुआ इधर 1 देने के लिए। केसीएल इज वैलिड एवरीवेयर, और केसीएल के हिसाब से हमको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हमें लगता है
कि ये जो है इसी का करंट का कंट्रीब्यूशन इन दोनों में जा रहा है और किसी का नहीं, कोई एक्सटर्नल सर्किट की वजह से ये 1 एम्पियर नहीं है, सिर्फ इसी की वजह से। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर यही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है यहाँ करंट और यहाँ करंट देने के लिए, दैट मीन्स कि यहाँ जो पावर होगा और यहाँ जो पावर होगा वो उस पावर को डिसिपेट करने में जो रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा 2 एम्पियर करंट सोर्स ही। बताओ कुछ गलत बोल रहा हूं तो? यहां पे पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मीडियम से कहीं 1 एम्पियर करंट आपको यहां मिल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 एम्पियर के वजह से आपको यहां और यहां दोनों जगह पावर सिर्फ 2 एम्पियर की वजह से मिल रहा है। तो पार्ट ऑफ सर्किट में टेलीगन्स थ्योरम कब लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। इस करंट सोर्स का 1 ओम के अक्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा 100% है, लेकिन इस करंट सोर्स का 1 ओम और 1 ओम के अक्रॉस 100% नहीं है। समझ रहे हो? कुछ एक्सटर्नल भी 1 एम्पियर करंट सोर्स कहीं से मिल रहा है, तो यहां हम टेलीगन्स थ्योरम वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां क्यों नहीं कर सकते, जरा सोचो। लेट्स कंसीडर, मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं ना संयम महेश्वरी, मैं 1 ओम रेजिस्टर को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, मैं इतना ही सर्किट दिखा रहा हूं। उस पॉइंट को देखो। इस दोनों में जो पावर डिलीवर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है ना, कोई और लाइन तो नहीं लगा हुआ है ना। यहाँ कैसीएल लगाओ ना, ये जो 2 एम्पियर करंट सोर्स है ये डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है वो डिपेंड करेगा, आपके एक्सटर्नल सर्किट है, आपने बोला हमने मान लिया। लेकिन इस जगह पे ये 1 एम्पियर डिलीवर किया ना, किसको? इसको और इसको, और किसी को दे रहा है क्या? और किसी को दे रहा है इसमें? और कहीं लाइन लगा हुआ है? मैं बोला ऐसा कुछ बोला हूं क्या? ये लाइन जाकर कहीं नेटवर्क में ऐसे लगा हुआ है, ऐसा मैं बोला क्या? नहीं बोला ना। तो यहां 1 एम्पियर, यहां 1 एम्पियर, और कोई तो ऑप्शन है नहीं। दैट मीन्स कि यहां 1 ओम और 1 ओम के अक्रॉस जो पावर है, चलो इस जगह भी अगर आप नेटवर्क ऐसे लगाते हो, यहां पे कोई नेटवर्क हो सकता है पॉसिबल, तो इस जगह पे भी नेटवर्क लगाते हो, कोई भी सर्किट होगा, तो उस केस में भी ये जो 2 एम्पियर है, मेरी बातों को समझो, नहीं समझ पा रहे हो, ये 2 एम्पियर है वो सिर्फ और सिर्फ पावर जो देगा अकॉर्डिंग टू जो हम लगाए हैं केसीएल, 1 एम्पियर 1 एम्पियर हम बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इस बात को हम बोल रहे हैं, समझ रहे हो? इस बात को हम बोल रहे हैं। तो 1 एम्पियर को दे रहा है, 1 एम्पियर दोनों को दे रहा है, और किसी को नहीं दे रहा है ये पावर, और किसी को दे रहा है क्या? ऑब्वियसली करंट डिलीवर कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे तो पता चल सकता है ना, यहाँ पे पता चल सकता है। तो यहाँ जितना पावर आ रहा है, यहाँ जितना पावर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्लोज लूप कहाँ है, सब कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए। यहाँ जो पावर मिल रहा है आपको, यहाँ जो पावर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर ये करंट सोर्स नहीं होता दैट मीन्स ये ओपन सर्किट, तो यहां कुछ मिलता क्या? यहां कुछ मिलता क्या? नहीं मिलता। समझ रहे हो मेरी बात? ये करंट सोर्स के वजह से ही आपको जो 2 एम्पियर आपने करंट सोर्स जो माना, उसी की वजह से यहां पे करंट मिल रहा है, करंट यहां मिल रहा है वहां पावर मिलेगा। तो जो पावर इस दोनों में फ्लो कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन है? सिर्फ यही तो है। एक्सटर्नल नेटवर्क होगा या नहीं भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल, लेकिन इस पॉइंट को समझो, इस पॉइंट को समझो। यहां मैं इसीलिए 2 केस लिया। दूसरा केस देखो, ये 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है। दूसरा केस देखो, 1 एम्पियर एंटरिंग द नोड, दैट मीन्स कि किसी एक्सटर्नल मीडियम से 1 एम्पियर एंटर कर रहा है। पहले क्वेश्चन में गिवन है एक्सटर्नल मीडियम से 1 एम्पियर एंटर कर रहा है, और ये 2 एम्पियर एंटर कर रहा है। तो अब इन दोनों में जो पावर का कंट्रीब्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पियर करंट सोर्स की वजह से नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल मीडियम से भी 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मेरी बात समझे? वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो टेलीगन्स थ्योरम पार्ट ऑफ सर्किट में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा सर्किट है। कैसे पता कि करंट सोर्स पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर? हम ये बता रहे हैं, इसका तो पता है ना, इसका तो पता है, इसका नहीं पता है, इसका तो पता है। अब यहां पावर जो दे रहा है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बताओ। थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। चलो लो, क्लोज लूप बना दिया, ठीक है, क्लोज लूप बना दी। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हम अभी चेक करेंगे, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब बताओ, ये जो 2 एम्पियर करंट सोर्स है,
ये जो 2 एम्पियर करंट सोर्स है, इसका करंट डिवीजन रूल यहाँ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये पार्ट ऑफ सर्किट है तो नहीं समझ में आ रहा, चलो क्लोज लूप बना दिया, ठीक है। अब ये 2 एम्पियर करंट सोर्स है, इसको यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो यहाँ तुमको कितना मिलेगा? 1 एम्पियर। यहाँ कितना मिलेगा? 1 एम्पियर मिलेगा ना। अब ये जो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर क्या इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है क्या? बता दो मेरे को, इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है क्या? V की वैल्यू कुछ भी रखो, ये 1 एम्पियर चेंज हो रहा है क्या? सर, अब वैलिड होगा। चलो कुछ नया हम भी सीख लिए लाइव में। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब लाइव में आप रहते हो तो कुछ नया क्रिएटिव कुछ मिलता है तो उसको डिस्कस करना चाहिए, चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। हाँ, अब वैलिड है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, देखो समझो बातों को। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता जो यहां से रेजिस्टर ऐसे लगा होता, समझ रहे हो, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या थी कि हम ये कह सकते थे कि ये वोल्टेज भी कहीं ना कहीं इस जगह कंट्रीब्यूट करेगा। मैं तो ऐसा केस ही लिया नहीं ना, मैं तो नहीं लिया ऐसा केस, मैं ये मान के चल रहा हूं ऐसा। तो एज्यूम करने के लिए वो बोल सकता है कि एज्यूम, ऐसा भी सवाल में हो सकता है कि एज्यूम करो कि 5 एम्पियर पावर जो है, 5 एम्पियर करंट सोर्स डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट, ऐसा सवाल में एक लाइन डाल सकता है, ठीक है। मैं नहीं डाला हूं, लेकिन मैं आपको दोनों केस डिस्कस कर रहा हूं कि पहले केस में और दूसरे केस में समझो चीजों को, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये 1 एम्पियर एक्सटर्नल मीडियम में क्यों लिखा? यहां से अगर कुछ रेजिस्टेंस जुड़ा होता तो माइट भी पॉसिबल कि इस जगह पे इसे करंट इंटर करे, माइट भी पॉसिबल, मतलब कहने के लिए अभी तो नहीं कह सकते क्योंकि एक ही वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक और वोल्टेज सोर्स रहता तो माइट भी पॉसिबल कि करंट इंटर करता। तो वो सेकंड केस है, वो सेकंड केस है जो मैं बोल रहा हूँ, ये सेकंड केस है। तो सेकंड केस में तो मैं समझ रहा हूँ इस चीज को कि टेलीगेंस थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है, टेलीगेंस थ्योरम। लेकिन फर्स्ट केस में मैं पॉसिबल है कि लगा सकते हैं। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक चीज और लिख सकते हो कि एज्यूम करो 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट। एज्यूम करो कि 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद निकालिए पावर, एपरेंट पावर। तो केस पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हम टेलीगेंस थ्योरम नहीं लगा सकते, पार्ट ऑफ सर्किट में लगा सकते हैं। हम देखेंगे कि बाकी जगह क्या हो रहा है। देखो यहां पे अगर 1 एम्पियर ऐसा नहीं होता, कुछ और करंट कहीं से आता, जो मैं सेकंड केस बोल रहा हूं, तो ये हम समझ सकते थे कि ये जो 1 एम्पियर करंट सोर्स जो इसमें आया है वो कहां से आ रहा है? एक्सटर्नल मीडियम से। तो एक्सटर्नल मीडियम से मतलब कि ये जो 2 एम्पियर करंट सोर्स है वो इस 1 एम्पियर करंट सोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ रहे हो पॉइंट मेरा? समझो, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसमें एक और चीज आप कर लीजिए, एज्यूम कर लो कि दिस 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट। अब निकालो सेफ्टी, सेफ पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सेफ्टी कंसीडर करके हम लोग ये सोच रहे हैं। एक और लाइन में आप एडिट कर लीजिए, एज्यूम कीजिए इफ दिस 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट। नॉर्मली आप ये सही है स्टेटमेंट कि आप टेलीगेंस थ्योरम बिना क्या कहते हैं पार्ट ऑफ द सर्किट में नहीं लगा सकते, वहाँ जरूरी नहीं है कि वो आपका वैलिड होगा, वो जरूरी नहीं है, ठीक है, वो सही बात है, स्टेटमेंट इज राइट। लेकिन डिपेंड अपॉन द सर्किट ऑल्सो ना। स्पेशल केस में हो सकता है ऐसा कि पार्ट ऑफ सर्किट में सिर्फ टेलीगेंस थ्योरम वेरीफाई हो सकता है, स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है। वही मैं स्पेशल केस की बात किया, इसलिए मैं बोल दिया, एक और लाइन लिखा दिया, एज्यूम करो दिस 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट। बस खत्म। ये लाइन जब लिख लेते हो तो ऑब्वियसली आप टेलीगेंस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। इसके और सोचना, हाँ बिल्कुल सोचो सोचो, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी इस लाइन इसमें आप ऐड कर लो इस क्वेश्चन में कि एज्यूम फॉर दिस 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट, और उसके बाद आप निकाल लो। अब तो समझ में आ गया ना। तो ऐसा है, पॉसिबल है कि हम मतलब लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं लगा सकते। हाँ, नॉर्मली एक होता है कि आपको कोई स्टेटमेंट बोल रहा है कि टेलीगेंस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल इन पार्ट ऑफ द सर्किट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट कुछ स्पेशल केस आएंगे ना जहां पे वो पॉसिबल हो सकता है। जैसे मैं एक सर्किट यहां बनाया, उसमें पॉसिबल था कि वो सर्किट में कुछ भी वोल्टेज इधर डाल दो, वो ऑब्वियसली इसमें 1 एम्पियर जो फ्लो करेगा वो सिर्फ करंट सोर्स की वजह से। क्या बोल रहे हो? व्हाट इफ 1 ओम रेसिस्टर इज ऑल्सो इन सीरीज विथ 3 ओम रेसिस्टेंस? 3 ओम रेसिस्टेंस है ही नहीं ना, कहाँ है 3 ओम रेसिस्टेंस? ठीक है, तो समझो चीजों को, समझो डिपेंडिंग ऑन द सर्किट एज वेल। ऐसा नहीं है कि सर्किट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पार्ट ऑफ द सर्किट में टेलीगेंस थ्योरम नहीं लगा सकते इज 100% ट्रू,
लेकिन स्पेशल केस में अगर आपका कोई ऐसा सर्किट है उसमें हम एक सर्किट ऐसा हटा दिए, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। एक मैं यहाँ सर्किट बनाया था, उसमें वोल्टेज तुम कुछ भी लो, वो इस दोनों में डिवाइड होगा, लेकिन उधर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो मैं ये सर्किट बनाया था, ये अचानक मेरे दिमाग में आ गया तो मैं सोचा चलो बना ही देते हैं। ये वी है, यहाँ आर कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन, मेरा ये था, ये वन, ये वन, ऐसा कुछ था, ठीक है। और फिर मैं आपसे पूछा था कि बताओ ये जितना पावर डिलीवर करेगा उतना ही तो ये और ये एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पे तुम वोल्टेज कुछ भी ले लो, ये वोल्टेज आर की वैल्यू कुछ भी ले लो, इसका वोल्टेज का वेरिएशन से इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूं कि जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इस सर्किट को आप अगर रिमूव कर दिए तो टेलीगन्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं हो, लेकिन नॉर्मली या यूजुअली आप बोल सकते हो कि पार्ट ऑफ सर्किट में टेलीगन्स थ्योरम नहीं अप्लाई होता। क्लियर? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूं कुलकर्णी, यहां तो बना बट ऑलवेज ऐसा नहीं बनेगा। इसीलिए तो हमने एजम्पशन लिया कि एज्यूम करो दिस 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट। ये एज्यूम करके फिर बनाओ, ठीक है। मैं तो वो प्रूफ तुम्हें कर रहा हूं कि ये जो कहते हैं ना कि टेलीगन्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन पार्ट ऑफ द सर्किट, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं एक सर्किट लेके कि देखो यहां पे एप्लीकेबल हो सकता है। वो मैं बोल रहा हूं स्पेशल सर्किट, ठीक है। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूजन हो गए तुम लोग, कंफ्यूज हो गए क्या? मेरी बातों को समझो। टेलीगन्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन पार्ट ऑफ द सर्किट, ट्रू। 100% ट्रू, नॉट एप्लीकेबल, ऐसा है क्या? तो इस सर्किट में क्यों हो रहा है? मेरा सवाल है तुमसे, ठीक है। इस सर्किट में क्यों हो रहा है जो मैं बनाया था? तो ये बोले सर यहाँ तो हो रहा है लेकिन सब जगह नहीं होगा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सब जगह नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके लिए मैं एक लाइन आपको लिखवा दिया कि एज्यूम दिस 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट, खत्म, ठीक है। चलिए निकालिए, अब निकालिए। ये तब हुआ जब आपने दो टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। मुस्कान, ये तब हुआ जब आपने, हमने तो वही बनाया ना, हमने आपके बातों को रखा और फिर बोला इस सर्किट में अप्लाई होगा कि नहीं, आपने बोला हाँ सर अप्लाई होगा। तो ये तब हुआ कब हुआ मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हम पार्ट ऑफ द सर्किट, ऐसा कुछ सर्किट हम डिजाइन कर सकते हैं क्या जिसमें पार्ट ऑफ सर्किट तो हो लेकिन वहां टेलीगन्स थ्योरम भी वेरीफाई हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वही मैं बता रहा हूं। इसीलिए मैं एजम्पशन लिखा दिया ना यहाँ पे कि एज्यूम करो दिस 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट। इसमें डिस्कशन कहां आ गई? क्लियर? बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि आपका टेलीगन्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन पार्ट ऑफ द सर्किट। मैंने इसको गलत कहां बोला? मैं तो एक सर्किट बना के आपको बता रहा हूं कि देखो यहां एप्लीकेबल हो रहा है, यहां एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज मत हो, इतना परेशान मत हो चीजों को लेके, ठीक है। चलिए निकालिए इसका, अब निकाल सकते हो। सर बड़ी मुश्किल है, क्या हो गया? एक काम करो, छोड़ो, ठीक है, दिमाग मत लगाओ। मैं बोल रहा हूं कि टेलीगन्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन पार्ट ऑफ द सर्किट, खत्म करो बात को। इस क्वेश्चन में यहां पे लिख लो कि एज्यूम दिस 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू दिस पैसिव एलिमेंट। अब निकालो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, हम तो क्लियरली बता दिए आपको। टेलीगन्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन पार्ट ऑफ द सर्किट, वो तो समझ में आ रहा है, इसीलिए तो मैंने एजम्पशन लिखा है ना, एज्यूम दैट दिस 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू ऑल द पैसिव एलिमेंट, खत्म, सवाल ही खत्म हो गया ना। फिर तो वो खत्म ही हो गया टेंशन की टेलीगन्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। जब मैं बोल ही दिया कि ये 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू दिस थ्री एलिमेंट, तो टेलीगन्स थ्योरम तो लगा सकते हो ना। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है रटो मत, थोड़ा सोचा करो। ऑब्वियसली मैं पार्ट बी जो बनाया हूं वो लाइव बनाया हूं, समझ रहे हो। सोच के बनाता तो मैं बनाता ही नहीं,
बोलता नहीं रहने दो, इन लोग का ब्रेन है ना मतलब उतना ही तक फिर सैचुरेट हो जाएगा। थोड़ा मैं ओपन करना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, समझो चीज़ों को। टेलीगन्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन पार्ट ऑफ द सर्किट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि दिस 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू दिस 3 एलिमेंट, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? फिर पार्ट ऑफ सर्किट क्या रटे क्यों हो? मैं तो बोल दिया ना कि 5 एम्पियर करंट सोर्स इज डिलीवरिंग पावर टू दिस 3 पैसिव एलिमेंट, खत्म बात। सर एसी पावर एंड डीसी पावर में प्रॉब्लम, अच्छा निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें बहुत चीज मैं चेक किया आपका, ठीक है, बहुत चीज मैं चेक किया, वो आपको मैं बता रहा हूं कि क्या क्या मैं चेक किया। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ दिया हुआ है, पोलैरिटी ध्यान से देखना, VL के अक्रॉस ऐसा पोलैरिटी दे रखा है और पूछ रहा है आपसे कि VL निकालो, VL कितना होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 5 एम्पियर इंटर कर रहा है यहाँ पे, वो मैं समझ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए इस जगह पे VC की वैल्यू भी दे रखी है, कितना? VC इज इक्वल टू 8 sin 40। और VC की पोलैरिटी देखो, हमेशा पैसिव एलिमेंट में करंट इंटर्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड लीव्स फ्रॉम नेगेटिव होता है ना, किसी भी सर्टेन टाइम के लिए अगर हम बात करें एसी सर्किट में, तो यहां जो आपको करंट मिलेगा IC, वो इंटर करेगा पॉजिटिव में, लीव्स करेगा नेगेटिव में, क्योंकि VC की पोलैरिटी ऐसा है और VC आपका पॉजिटिव है, प्लस साइन है ना। तो उस पॉइंट को देखते हुए आप जब IC निकालोगे, दिस इज इक्वल टू C dVC अपॉन dt, C की वैल्यू कितनी है 1 फैराड, तो ये आपका कितना देगा 32 साइन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है, ऐसा कुछ आया 32 cos 40। तो IC आप निकाल लिए। अब देखो यहाँ VR देखो, चेक करो, VR इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ये भी पॉजिटिव है और 10 वोल्ट पॉजिटिव है, प्लस टू माइनस, हमें पता है पैसिव एलिमेंट में जो करंट फ्लो करता है वो ऑलवेज प्लस टू माइनस, तो यहां हम IR भी निकाल सकते हैं। IR विल बी इक्वल टू कितना है 10/10, दैट इज 1 एट एन एंगल ऑफ 0, या 1 ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा यहां 5 एम्पियर दे रखा है। अब आप KCL लगाओ, KCL लगा के यहां का IL निकाल लो। हम IL को ऐसा माने, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहां देखो 5 एम्पियर इंटरिंग द नोड, IR निकल रहा है, IC निकल रहा है, IL निकल रहा है, दैट मीन्स कि 5 इज इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे IL विल बी इक्वल टू व्हाट, IL विल बी इक्वल टू 5 माइनस IR माइनस IC। 5 IR की वैल्यू कितनी है, IR की वैल्यू 1 है, दोनों सेम एंगल में है, ठीक है, 5 माइनस 1 और माइनस 32 cos 40, तो कितना मिला 4 माइनस 32 cos 40, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए यहां क्या दिक्कत आ रही है, आपको जो वोल्टेज पोलैरिटी VL का दिया हुआ है वो माइनस टू प्लस। अब हमको मालूम है कि मान लो करंट आपका इधर से लीव कर रहा है, ठीक है, करंट आपका यहां से इस नोड से, आप यही मान के रखे हो ना कि IL जो आपको मिल रहा है वो लीव कर रहा है, इधर से निकल रहा है। तो उस पॉइंट को देखते हुए अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप दिखाऊं V1, तो V1 कैसा होगा, ऐसा कुछ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, टाइमर को स्टॉप कर दूं।